अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। उत्तर प्रदेश में तबादलों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। विभागों से जो लिस्टें बन के गई, उनको मुख्यमंत्री की मंजूरी हासिल नहीं हुई। अधिकांश मामलों में ऐसा हुआ और वो लिस्टें निरस्त हुई, वो सूचियां रद्द हुई और कई मंत्रालयों में, कई विभागों में तो जीरो सेशन हो गया। यानी अब इस सेशन में तबादला होगा ही नहीं, चलो जाओ, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आप जानते हो कि तबादला तो तबादला है। कोई सरकार रही हो, किसी समय की रही हो, किसी प्रदेश की रही हो, तबादलों का एक अपना नेटवर्क है, एक अपना नेक्सस है। इसीलिए बहुत से लोग इस कहते हैं तबादला उद्योग, ट्रांसफर इंडस्ट्री, ट्रांसफर पोस्टिंग इंडस्ट्री। अब योगी जी इस पूरे नेक्सस को ध्वस्तीभूत करने के लिए कमर कस के खड़े हैं। जहां से भी उनको ऐसी गंध आती है कि इस सूची में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, कुछ नामा पानी का खेल हुआ है, उसी सूची को वो कूड़ेदान में डाल दे रहे हैं। वन विभाग, बेसिक शिक्षा, पशुधन, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, कृषि, आयुष, दर्जन भर से ज्यादा सरकारी विभाग हैं जहां हाहाकार मच गया। कई अधिकारी तो मुख्यमंत्री के निशाने पर आ गए और दंड पा गए। कईयों के खिलाफ जांच स्वीकृत हो गई कि जांच करो इनकी। बेसिक शिक्षा में तबादलों की सूची तैयार थी, फिर अचानक रोक दी मुख्यमंत्री ने। स्वास्थ्य और आयुष विभाग में भी तबादले के आदेश जारी नहीं हो पाए, सत्र शून्य घोषित करना पड़ा। होम्योपैथी विभाग में भी यही हुआ, शिकायतें आई, मुख्यमंत्री ने तबादला की लिस्ट रद्द कर दी। आबकारी विभाग में भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि जो कुछ हो रहा है वो नियम के अनुरूप नहीं हो रहा है। वहां भी सांस अटकी पड़ी है लोगों की। प्राविधिक शिक्षा में भी यही स्थिति है। वहां तो कई विभाग तो ऐसे हैं जहां वर्षों से तबादले हो ही नहीं पाए, चूंकि तबादलों की जो लिस्ट बनती है वो पारदर्शिता से बन नहीं पाई और मुख्यमंत्री के यहां से मंजूरी नहीं मिली। स्टाम्प और निबंधन, कल ही इस विभाग पर गाजगिरी, इसके शीर्षस्थ अधिकारी हटाए गए, उनके खिलाफ जांच आदेशित हुई और मुख्यमंत्री ने सारे तबादले निरस्त कर दिए, रद्द कर दिए।
तो ये हाहाकारी दृश्य बना हुआ है। इतने विभागों का मसला था कि मुझे भी विभागों के नाम का प्रिंट आउट लेके आना पड़ा। मैंने कहा भाई इतने विभाग कहां याद रख पाऊंगा मैं। चौतरफा बल्लेबाजी कर रहे हैं योगी जी, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। अब जो लोग ट्रांसफर की सूचियां तैयार करते हैं कि गुड्डू इस जिले से उस जिले जाएंगे और पप्पू उस जिले से इस जिले में आएंगे, वो जो सूची तैयार करने वाला तंत्र है उसके प्राण हलक में फंस गए। जाने कैसे कैसे आश्वासन बांट के किस किस को किस किस आधार पर आश्वासन दे के तो सूची बनाई होगी। किसी से कहा होगा कि जाओ तुम्हारी मिठाई सफल हो गई, किसी से कुछ किसी से कुछ, सदाव्रत सा बांटा होगा और वो सब आके मुख्यमंत्री के दफ्तर में ध्वस्त हो गई चीजें। तो स्वाभाविक है अब जो लोग मिठाई खटाई के कारोबार में होंगे उनके लिए संकट भी हो जाएगा, क्योंकि जो मिठाई देता है वो अपेक्षा रखता है कि आशीर्वाद मिले, और आशीर्वाद ना मिले तब तो समस्या हो जाएगी। अब पुराना वाला समय तो रहा नहीं। अब तो भाई मिठाई वाला मिठाई वापस मांगने के लिए कुंडी खटखटाने लगता है और ऊंची आवाज में पुकार लगाता है ताकि आस पड़ोस वाले भी जान जाए। ये हाहाकार इसीलिए मचा है। लखनऊ के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हाहाकार की स्थिति है। इसीलिए मैंने कहा कि चौतरफा हाहाकार है, और आनंद में है तो केवल मुख्यमंत्री। वो करे लाओ सूची, मैं सूची का बिल्कुल सघन परीक्षण कराऊंगा, और अगर उस सूची में किसी भी तरह की गंध नहीं होगी तभी सूची पास होगी, अन्यथा सूची रद्द कर दूंगा। बस इसी से संकट पैदा हो गया। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे हाहाकारी चित्र पर। सिस्टम को सुधारने के पक्ष में जो लोग रहते हैं वो जरूर इस बात से सहमत होंगे कि कई बार आपको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है जब बीमारी बड़ी हो जाए। इस वक्त जो हो रहा है वो वही है, बड़ा ऑपरेशन है। चूंकि बीमारी बड़ी है, तबादला के नेक्सस को तोड़ना है अगर पूरी निर्ममता के साथ, तो ऐसे ही कदम उठाने ही पड़ेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चौतरफा हाहाकार के पीछे कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। मई जून का महीना और उत्तर प्रदेश में तबादलों का मौसम, और इससे पहले कि तमाम विभागों तबादलों की एक्सप्रेस शुरुआत होती, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अचानक से ब्रेक लगा दिए और रोक दी तबादलों की प्रक्रिया। वन विभाग, बेसिक शिक्षा, पशुधन, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, कृषि, आयुष सहित आधा दर्जन से अधिक सरकारी विभागों तमाम तबादलों को निरस्त कर तबादला सेशन शून्य घोषित कर दिया है। स्टाम्प पर पंजीयन विभाग में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आने के बाद चले हिंटर में सरकार ने हो चुके 200 तबादलों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। और तो और विभाग के आईजी स्टाम्प एवं पंजीयन के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो करप्शन पर, पारदर्शी नीति पर विश्वास करते हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी रहता है कि जो भी स्थानांतरण किया जाए पारदर्शी हो, मेरिट के आधार पर हो और किसी भी कीमत पर अपना पराया नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बाबुओं का ट्रांसफ़र हुआ, सब रजिस्ट्रार का हुआ, जब लिस्ट आया तो उसको देखा गया। देखने के बाद पाया गया कि बहुत सी चीज़ें जो पारदर्शी नहीं है, जिनके खिलाफ कंप्लेंट था उनको भेज दिया बड़े जनपद में, और साथ ही साथ और जो सिंपल सा इंटर पास बाबू है उसको बना दिया रजिस्ट्रार। सिंपल सा जो इंटर पास बाबू है उसको बना दिया रजिस्ट्रार, और उनको भेज दिया है बड़े बड़े जनपद जहाँ संभालना मुश्किल है। ये सारे शिकायत को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को हम संज्ञान दिया। मुख्यमंत्री ने तत्काल रूप से इसको रोक लगाते हुए जांच बिठा दिया है।
प्रदेश की तबादला नीति को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। पूरे सिस्टम पर उठे सवालों में जिन विभागों पर कड़ा एक्शन हुआ है, उनमें बेसिक शिक्षा विभाग में तबादला सूची तैयार होने के बावजूद तबादले रुक गए। स्वास्थ्य और आयुष विभाग में भी तबादले के आदेश जारी नहीं हो सके, जिससे सत्र शून्य हो गया। होम्योपैथी विभाग में शिकायतों के चलते तबादला आदेश रद्द हो गए। आबकारी विभाग में भी मनमानी और दबाव की चर्चाएं जोरों पर हैं। प्राविधिक शिक्षा समेत कई विभागों में तो वर्षों से तबादले ही नहीं हुए। वन विभाग और स्टाम्प और पंजीयन विभाग के तबादले भी रद्द। सियासी गलियारों में तबादलों में भ्रष्टाचार, हिस्सेदारी और मनमानी के आरोपों का शोर मच गया। विपक्षी दलों ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार पर निशाना साधा। मोर्चे पर आई मायावती ने लिखा कि देश के अधिकतर प्रदेशों की तरह यूपी में भी हर स्तर पर सरकारी कार्यकलापों के साथ ही विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और हिस्सेदारी के आरोपों से घिरे तबादलों का अनवरत आम चर्चा और खबरों का माननीय मुख्यमंत्री को कड़ा संज्ञान लेकर न सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधक विजिलेंस विभाग आदि को सक्रिय करना, बल्कि समयबद्ध SIT का भी गठन करके व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना जन और देश हित में जरूरी है। सरकारी भ्रष्टाचार और अफसरों की द्वेषपूर्ण मनमानी पर यूपी सीएम जितना जल्द सख्त कदम उठाएं, उतना बेहतर। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव का तंज ये कि जिसको ट्रांसफर में नहीं मिला हिस्सा, वही राज खोल के सुना रहा है किस्सा। सच तो यह है कि कई मंत्रियों ने ट्रांसफर की फाइल की फीस नहीं मिलने पर फाइल लौटा दी है। सुना तो ये था कि इंजन ईंधन की मांग करता है, पर यहाँ तो डब्बा तक अपने ईंधन के जुगाड़ में लगा है। एक शिक्षक आया, उसने बताया कि उसके सामने क्या संकट है। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा, वो झगड़ा शुरू हो गया है। तो वो अपने ट्रांसफर की रेट बता रहा था। बाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जनता को याद है कि अखिलेश यादव की सरकार में तबादला एक उद्योग बन गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार के परिवर्तन के साथ जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, पारदर्शी आधार पर हमने देखा है कि तबादले हो रहे हैं। जो शिकायत आ रही है उस पर भी प्रभावी लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। बहरहाल पारदर्शिता के पैमाने पर प्रदेश की योगी सरकार ने शिकायतों के आगोश में तबादलों पर रोक लगा दी है, लेकिन तमाम विभागों की लिस्ट लहरा रहा विपक्ष सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब गड़बड़ी देखते ही सरकार ने रोक लगाई, तो फिर सियासत क्यों गरमाई? सियासत क्यों गरमाई? मुझे लगता है सियासत का काम ही है गरमाना, और सियासत भी ठंडी रहे तो काहे की सियासत? सत्यनारायण कथा तो नहीं है, ये सियासत है। मेहमानों से परिचय करा दे। देवेंद्र प्रमुख हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख का स्वागत है। अशोक यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक यादव जी का स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, RLD के प्रवक्ता, रोहित जी का स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा। मैं तो खुला खेल फर्रुखाबादी में यकीन रखता हूँ, मैं ज़्यादा तो दाएं बाएं तो करता नहीं हूँ कि सेफ्टी गार्ड लेके चलूँ। ट्रांसफर का मतलब खेल कूद, ये हमारी कहानी सब जानते, गांव देहात तक में आदमी जानता है, इसलिए इसमें तो गोलमोल हो नहीं सकता। नीचे से ऊपर तक सब बवाल, कोई प्रदेश हो, कोई इलाका हो, किसी स्तर का ट्रांसफर हो क्या। अब इस बार मैं देख रहा हूं कि नीचे वाले इतनी मेहनत करके, इंडोर मेहनत भी है, आउटडोर मेहनत भी है, लिस्ट में वो भी दिख रही है। इतनी मेहनत करके लिस्ट ले जा रहे हैं, और योगी जी दर्जन भर विभागों के लिस्ट फेंक दिए, बोले सेशन 0 कर दो, ट्रांसफर नहीं होगा। हाहाकार मचा हुआ है, जाने कैसे कैसे भरोसा देके लोग मिष्टान्नम मधुरम प्रियम का खेल कर रहे हैं, और अचानक से पता लगे सारा मामला पलट गया। नहीं, इससे तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई भाई। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, ये जो ट्रांसफर की सूचियों में गड़बड़ी की सूचना मिली उत्तर प्रदेश सरकार को,
और मिलते ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने तत्काल उस पर एक्शन लेते हुए तबादलों की सूची को रद्द किया और कई तबादलों के सेशन को जीरो किया, मुझे लगता है विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए था और कहना चाहिए था गड़बड़ी की सूचना मिलने पे आपने कार्रवाई की है, इस कदम के साथ है। लेकिन विपक्ष ने गड़बड़ी की सूचना मिलने पर तबादलों की सूची रद्द करने पर प्रश्न उठाकर स्वयं को ही प्रश्न के घेरे में खड़ा कर लिया। यहाँ अशोक यादव जी हैं, जब बारी आएगी तो बताएंगे। कौन नहीं जानता था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री होते थे तो तबादले कैसे होते थे, पूरा प्रदेश जानता है। और जो ईमानदार अधिकारी होते थे, जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते थे, उनके तबादले ज्यादा होते थे। दुर्गा शक्तिपाल का उदाहरण कोई भूला नहीं है। जब रेत माफिया के खिलाफ वो कार्रवाई कर रही थी तो उनके तबादले भी किए गए और सस्पेंशन के लिए भी आदेशित किया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए और मुझे लगता है विपक्ष क्या आलोचना तभी मायने रखेगा जब सकारात्मक कार्यों की वो प्रशंसा भी करे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, अशोक जी बताएंगे, मुझे तो याद नहीं है एक भी कदम की समाजवादी पार्टी ने कभी प्रशंसा की। मुझे याद है 89-90 में जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो कई सारे उनके नीतियों की भारतीय जनता पार्टी ने प्रशंसा की थी। जैसे उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की थी, किसानों से संबंधित कुछ अच्छे कदम उठाए थे, उसकी प्रशंसा की थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना करना विपक्ष को खुद ही कटघरे में खड़ा कर देता है और हर व्यक्ति को योगी आदित्यनाथ के इस कदम की प्रशंसा करना चाहिए। और योगी जी का ये कदम दिखाता है कि करप्शन और क्राइम के प्रति जो उनका दावा जीरो टॉलरेंस का है वो बिल्कुल सही है। ठीक, मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा। रोहित अग्रवाल भी सरकार का हिस्सा है, उनकी पार्टी में। अरविंद जी जो कह रहे हैं उसमें मेरी नाइत्तफाकी है थोड़ी। रोहित अग्रवाल, मेरा मूल प्रश्न ये, क्राइम अलग चीज है क्या? किसी का दिमाग घूमा, उसने किसी को चाकू मार दिया, गोली मार दी, ठीक, वो अलग विषय है। ये प्राइवेट, ये सामान्य जनता का डोमेन तो है ही नहीं तबादले। ये तो विशुद्ध सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, बाबूइज्म और राजनीतिक पॉलिटिकल लीडरशिप, इन्हीं का खेला है सब तबादला। ये ऐसा तो नहीं कि गुड्डू मूंगफली वाले और पप्पू आमलेट वाले का भी कुछ में को रोल है। 8 साल बाद भी ये स्थिति क्यों? रोहित अग्रवाल, राइट फ्रॉम जमादार, एक मिनट, राइट फ्रॉम जमादार सरकारी टू चीफ सेक्रेटरी, होमगार्ड टू डीजीपी और नगर पालिका के मेयर से लेके और कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री, सब तक ये मैसेज स्पष्ट क्यों नहीं हो पाया 8 साल में कि ये स्वीकार नहीं होगा? लिस्टें तो गई ना, इसका मतलब प्रक्रिया तो चली, इसकी मुख्यमंत्री की टेबल पर रद्द हुई। मेरा प्रश्न, ये लिस्टें बनी क्यों ऐसी जिनमें खेल था, जिनको मुख्यमंत्री को रद्द करना पड़ा अंतिम चरण में आकर? रोहित अग्रवाल, इसका मतलब नीचे व्यवस्था वही चल रही है, कान में बात करने वाली। इसका मतलब तो यही ना, नीचे व्यवस्था वही चल रही है। नहीं, रद्द क्या हो रहा है? रद्द तो वही चीज हो रही है ना, आधा दर्जन विभागों की लिस्ट रद्द हो गई। मैं समझना चाह रहा हूं उनके मंत्री, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके और अधिकारी और सब सिस्टम के लोग क्या कर रहे हैं। रोहित जी, अमिताभ जी देखिए, हाँ अमिताभ जी देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय था जब तबादले को उद्योग माना जाता था और तबादले को उद्योग की तरीके से पूरी तरीके से डील किया जाता था। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि एनडीए सरकार के अंतर्गत कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां पे तबादले का आवेदन भरा जाता हो। आज उत्तर प्रदेश ये बात ठीक नहीं, ये दुकानों से ही आवेदन होकर लिस्ट बनी बाबू, दुकानों से ही बात होकर लिस्ट बनी है। मैं बता रहा हूं, आप किसी ने मन से टाइप कर ली जिसको मुख्यमंत्री ने रद्द किया? नहीं, मैं बता रहा हूं अमिताभ जी, बता रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार सबसे पहले तो तबादलों के अंदर एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत ही तबादले हो सकते हैं और तबादले साल में एक बार ही हो सकते हैं। जो तबादला हर घंटे, हर मिनट, हर पल, हर द्वेष भावना से,
हर धन के लेन देन से हुआ करता था, साल भर चला करता था, एक उद्योग चला करता था, उसको कहीं ना कहीं मॉनिटर करके एक व्यवस्था बनाई गई है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत ही तबादले होते हैं, जो कि साल में एक बार हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको तबादला कराना है तो उसके अंदर मुख्यमंत्री की संतुष्टि जरूरी है। तो इसलिए कोई भी आदमी ऐसी फाइल को पकड़ना नहीं चाहता जिसमें मुख्यमंत्री तक वो फाइल जाननी हो। तो एक बात तो ये साफ है कि तबादलों के अंदर पारदर्शिता लेके आई है एनडीए की सरकार, जिसके बाद जब साल में एक बार जब तबादले होते हैं तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये चाहता है जिसको तबादला कराना है, क्योंकि एक पुरानी आदत बनी हुई है, एक पुरानी आदत बनी हुई है, तो वो कोशिश करता है कि हम किसी शायद जोर दबाव से इस तबादले को करा ले जाएंगे। ये जो उजागर हुआ है, ये किसी विपक्ष ने उजागर नहीं किया है, किसी मीडिया वाले ने उजागर नहीं किया है, ये स्वयं उस विभाग के मंत्री जी ने शिकायत की है मुख्यमंत्री से कि कहीं ना कहीं उनको इस लिस्ट के अंदर गड़बड़ी लग रही है। तबादले हुए नहीं, ये तबादले की लिस्ट बनी, परंतु उनको रद्द कर दिया गया। क्राइम घटा नहीं, क्राइम हुआ नहीं है, क्राइम करने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर उस पर तुरंत जांच बैठा दी गई है और उसको लिस्ट को खारिज कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी चीज है अमिताभ जी। देखिए, एक जो बीमार पूरी तरीके से व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अगर आपको सुदृढ़ करना है तो बीमारी धीमे धीमे अभी रुकना होगा, और बीमारी धीमे धीमे ठीक होने की दिशा में कहीं ना कहीं काम हो रहा है। ये ठीक है रोहित भाई, दो तीन बातों में मेरी यहां भी असहमति। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि ढांचा बहुत खराब मिला था, हम उसको सुधारे नहीं। 8 साल ढांचा, ये बात 18 में मुझे मंजूर थी, 19 में मंजूर थी, 2025 में थोड़ी मंजूर करूंगा यार। अजब बात है, ये सब बंद करो कहना, ये सब नहीं चलता, जनता नहीं मानती। 17 में चुन के आए, 18 में बोलो, 19 बोलो, 20 तक चलो बुना लो। 5 साल की सरकार होती है और 50 साल तक सिस्टम ही नहीं बना पाए, फिर तो ये तो नहीं चलेगा, कौन मानेगा। एक दूसरा विषय में कहता हूं, रोहित जी ने कहा कि क्राइम घटा नहीं, और ये हमारे मंत्री ने उजागर किया ना, ऐसा नहीं दोस्त। हम अब टीवी पर बहुत सारी बातें कह नहीं सकते, आप फोन करिएगा तो हम बता देंगे किसने कैसे कहां उजागर किया। हाँ, तो कहीं यार कहना ठीक नहीं है। रविंद्र जायसवाल का केस एक छोड़ दें, मुख्यमंत्री ने 6 विभागों के ट्रांसफर की कंप्लीट लिस्ट टर्न डाउन करके रद्दी की टोकरी में डाली है, आधा दर्जन विभागों की। वहां तो मंत्री नहीं बोले, वहां तो मंत्री ही लेके गए होंगे फाइल। ननकू की तो हैसियत नहीं कि फाइल लेके चला गया होगा, वहां तो मंत्री ही के थ्रू या जो व्यवस्था होगी उसी के थ्रू गई होगी ना फाइल। वो फाइलें कैसे रद्द हो गई? मैं नाम लेके बोलूंगा तो कटुता हो जाएगी, आप भी जान रहे हो। विभागों के नाम मैंने लिए, बाकी आप मंत्री खुद सोच लीजिए उनमें कौन है। कुछ ढब्बी चुकी बात है क्या? वहां तो सावधानी अगर हट जाती, जरा मुख्यमंत्री जी की आंख जरा झपकी, मतलब एक बार आंख में ऐसे भी करते तो उतनी देर में दस्तखतों के लिस्ट जारी हो जाती। सावधानी हटती और दुर्घटना घट जाती। वहां क्राइम को दूर था, क्राइम तो यहां बैठा था बिल्कुल कान पे। मुझे लगता है आप शायद रोहित भाई मेरी बात से सहमत हो गए होंगे, और अगर नहीं सहमत होंगे तो अगली बार में फिर मैं नाम लेके बता दूंगा कि किन किन की फाइल उन्होंने डस्टबिन में डाल दी। वो फाइलें गई क्यों? मैं आज बहस इस पे करने आया, वो फाइलें तैयार क्यों हुई? मैं इस पे बहस ही नहीं कर रहा अखिलेश जी क्या कह रहे, मायावती जी क्या करें, राजनीतिक लोग हैं वो कहेंगे। इसका मतलब फाइल बनी, अशोक भाई आपका सर, फाइल बनी तो उसी अंदाज से, मिष्टान्नम मधुरम प्रियम, उसी अंदाज से बनी ना। कहीं मलाई की गिलोरी चली होगी? रोहित जी तो लखनऊ में सब जानते ही हैं, राम आश्रय की है, राम भरोसे कौन है, उसकी वो मलाई गिलोरी कहीं वो गई होगी, कहीं रसमलाई कुछ तो गया होगा। सत्तू से तो लिस्ट नहीं बनती बाबू, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो क्या। ऐसी लिस्टें जो बनती हैं वो मलाई की गिलोरी से ही बनती हैं। अब अरविंद जी भी हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, जान रहे हैं मामला ठीक है जो है। खैर अशोक यादव जी, ये अच्छा है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे अपने भी सरकार के 6 से ज्यादा मंत्रालयों की वार्षिक सूची निरस्त कर दी, और एक कुछ 2 में सर्वोच्च अधिकारी दंडित कर दिए, एक में जांच बैठाल दी।
लेकिन मेरा बेसिक प्रश्न ये कि सरकार कोई हो, ये सिस्टम बदल क्यों नहीं पाता है? आखिर लिस्टें तो बनी और लिस्टें निरस्त हुई हैं, वो ये बताता है उनका निरस्तीकरण कि लिस्टें ठीक नहीं बनी। इसका मतलब उनमें खेल हुआ। लिस्टों में खेल क्यों नहीं रुकता? हमने इतने मौसम देखे, इतनी सरकारें देखी। अशोक यादव जी, अमिताभ जी, अगर जो आपने सवाल किया, इस सवाल के अगर और थोड़ा सा पीछे जाएं तो ये सवाल एक और उठता है कि 7 सालों में इस तरह का मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल तो उठता ही है। 8वें साल में क्यों लिया गया? इसके पीछे थोड़ा सा और जाएंगे तो एक और कहानी समझ में आती है कि सामंजस्य की कमी तो नहीं हुई। एक मिनट फिर आप पूरा बोलिए, एक मिनट नहीं। ये तर्क, ये आपकी बात तथ्यात्मक नहीं है। मैं 8 सालों में ऐसे 8 उदाहरण गिना दूंगा जब बड़े मंत्रालयों की, बड़े मंत्रियों की फाइल मुख्यमंत्री ने निरस्त की। इसलिए ये नहीं कहिए तथ्यात्मक नहीं, मैं बता दूंगा। अच्छा जी, ठीक। और बहुत हंगामा मचा निरस्त होने चलिए, पर। मैं आपको क्या एक मंत्री तो निपट गए थे उसी में, बहुत बवाल मचा था क्या? क्योंकि फिर कुंडी खटखटाने वाले आ जाते, वो कहते भैया मिठाई लाए थे, उसका क्या हुआ है? बहुत बवाल मचा था लखनऊ में। जी अशोक जी। अमिताभ जी, आप ट्रांसफर उद्योग की बात के साथ साथ अगर सरकार की मंशा रहती, सरकार की नीयत रहती कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अपने बात में ये लोग कहते हैं जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन, एक तरह से जो भ्रामक विज्ञापन टेलीविजन पे दिखाए जाते हैं और उसकी पंचलाइन होती है, उसी तरह से ये भाजपा की पंचलाइन है जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन। चूंकि भ्रामक विज्ञापनों पर कभी कभी कंज्यूमर फोरम में द्वारा एक्शन लिया जाता है, यहाँ पे जनता के फोरम में एक्शन लिया जाएगा ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर। रह गया बात जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन, ये एक भ्रामक नहीं, महाभ्रामक विज्ञापन है। अगर इसमें मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी की सरकार की मंशा रहती कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस करना है करप्शन पर, तो आज थानों में वो खेल नहीं हो रहा होता। अमिताभ, तहसीलों में खेल बदस्तूर जारी नहीं रहता, सरकारी कार्यालयों में बदस्तूर खेल जारी नहीं रहता। माँ गंगा भी इस गेम से बाहर रहती, भगवान राम अयोध्या में जमीनों का खेल भी नहीं होता। और मुख्यमंत्री जी के पंचम जो कि उनके कार्यालय में शिशिर सिंह जैसे तमाम जो IAS अधिकारी थे, उन लोगों ने जो खेल किया वो खेल भी नहीं होता। तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा क्या करप्शन को खत्म करना है या सरकार? अरे बीच में नहीं अमिताभ जी, उनकी आदत खराब है बीच में। एक मिनट रोहित भाई, रोहित की आदत बहुत खराब है। जी तो अमिताभ जी, मेरा कहने का मतलब था कि सरकार की मंशा करप्शन को खत्म करना नहीं है। ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि जिसको ट्रांसफर में नहीं मिला हिस्सा। अच्छा एक बात बताओ अशोक यादव जी, अशोक जी एक बात बताओ लाइटर नोट पर। अखिलेश जी आजकल कुछ शायराना हो गए, नहीं? उनका मिजाज कुछ शायराना हो गया आजकल, वो सारी बात शायरी में लिख रहे हैं। उनने नहीं लगाया चित्र, वो हो गए मित्र। क्या जिनको नहीं मिला हिस्सा वो सुना रहे किस्सा? ये मतलब सुरेंद्र शर्मा टाइप 2 लाइनर जो है क्या? दरअसल देखिए अमिताभ जी, रीच होती है ना, रीच, इस तरह की शेरो शायरी की रीच थोड़ा अच्छी होती है, लोगों के दिमाग में जल्दी बातें आती हैं और सिस्टमेटिक बातें आती हैं। तो हमें अपनी बात को जनता तक पहुंचाना है और जनता तक वो बातें सटीक वही पहुंचती जो हमारे राष्ट्रपति जी कहना चाहते हैं। तो लबो लुबाब कहने का मतलब अमिताभ जी, जो करप्शन का खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये अगर इसमें बंटवारा अगर सही से होता है तो कोई टेंशन नहीं होता। जहां बंटवारा में गड़बड़ाया हिस्सा, पहले हम लोग गाँव में दादी कहानी सुनाती थी कि चोर जो आते थे लूट के ले जाते थे माल, तो सिवान में खेत में जाके बंटवारा करते थे। आज भी वही खेल जारी है, क्योंकि अब जमाना आधुनिक हो गया है, चोर भी आधुनिक हो गए हैं, माल भी आधुनिक हो गया है और उस बंटवारा भी आधुनिक हो गया है। लेकिन तब भी बंटवारे में गड़बड़ी होने पर बवाल होता था। आज भी चोरी के हिस्से में बंटवारा पे जरा भी गड़बड़ हुआ तो आज भी बवाल होता है, एक दूसरे के भेद फूलने लग जाते हैं, मामला सत्ता पे आ जाता है, मामला एक सुर्खी आ जाता है। तो खेल यही है, बंटवारे का खेल है, करप्शन का खेल है ही नहीं। ठीक है, ठीक। मैं देवेंद्र प्रमुख के पास चलूंगा, भाजपा के प्रवक्ता हैं। उससे पहले एक बात कहूं, सबकी पोल खोल रहे हैं, बाबू से लेके मंत्री तक। क्या हो सकता है सबकी खोलने में लगे हो, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन इस बात को मैं पूरी दावेदारी से कहता हूं कि मुख्यमंत्री के
मेज पर जो फाइल जाती है उसमें जरा भी किसी भी ढंग की गंध आती है तो वो फाइल रद्दी की टोकरी में चली जाती, चाहे कितने भी बड़े राजनीतिक समीकरण उस फाइल से जुड़े हों, ये जान लीजिए। ये बात मैं अपनी जानकारी से कह रहा हूं, आज भी वही हुआ। बड़े बड़े आधा दर्जन से ज्यादा विभाग, उनमें ताकतवर लोग, और उनकी फाइलें योगी ने निरस्त करके नीचे फेंक दी। इसके लिए भी साहस चाहिए अशोक जी, इसके लिए भी कलेजा चाहिए भाई। कहां होता है? बोले अब्दुल खान फाइल भेजी है कि दूसरे ने फाइल भेजी है, तो फिर उसका मान रखना पड़ता है मुख्यमंत्रियों को भी। आप तो सिस्टम को देखे हो, लेकिन यहां वो नहीं हो रहा, ये अच्छी बात। लेकिन देवेंद्र प्रमुख, सवाल वहीं पर आकर खड़ा होता है, फाइल ऐसी बनी ही क्यों रही जिनको मुख्यमंत्रियों को निरस्त करना पड़ रहा है? ऐसा तो नहीं ये फाइल हांगकांग से या इजराइल से या ईरान से बन के आ रही है, ये आप ही लोगों के सिस्टम से बन रही है, मतलब सरकार के सिस्टम में ही बन रही है। इनको राजनीतिक लोग भी देख रहे हैं, इनको ब्यूरोक्रेटिक लोग भी देख रहे हैं, वहीं से बन रही है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी कहीं से बाहर से फाइल आ रही है। 200, 400, 500 नाम अभी वर्तमान तैनाती और कहां भेजना चाहते हैं, ये सब टाइप होके ही जा रहा है ना मुख्यमंत्री के निवास पर। तो ये लिस्टें बन रही हैं, इसका मतलब खेल चालू है देवेंद्र प्रमुख, अन्यथा तो बनती ही नहीं। धन्यवाद अमिताभ सर जी। आपकी डिबेट का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि विश्लेषण जो साथ के साथ होता है, उसके लिए मैं धन्यवाद इसलिए भी कर रहा हूं। धन्यवाद। पक्ष और विपक्ष दोनों को आईना दिखाने में कुछ सेकंड लगते हैं, मिनट की जरूरत नहीं होती। जब सच्चाई सामने होती है तो क्वेश्चन सच्चाई के साथ आना चाहिए। बहुत लोग आपको सर्च करते हैं, लाखों करोड़ों की बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं सर, आपने बहुत गहन बात की है कि वो जो फाइल है वो बनती ही क्यों है, निकलती ही क्यों है। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना इसलिए चाहूंगा कि जो नीतियां हैं वो सबकी स्पष्ट होती हैं, और राजनीतिक लोगों में कई बार कई जगह से बहू जो है वो आती है, सताती है। इतनी बड़ी सरकार है, 2014 के बाद देश में क्या बदला और 17 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या बदला है, सर आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आप जितना विश्लेषण करते हैं, सर्च करते हैं, कभी कभार जो चूक हो जाती है उसे स्वीकार करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे विपक्ष हमसे क्वेश्चन कर रहा है, अगर कहीं चूक है तो स्वीकार कीजिए। आज एक्स पे मायावती जी को भी मैंने पढ़ा, उनकी तरीका तो अलग था, और आपने अखिलेश जी का जो शायराना अंदाज बताया वो तरीका अलग था। किसी चीज को आप मजाक में बोलेंगे, किसी चीज को सीरियस बोलेंगे। तो मायावती जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सीधा उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक्स पर लिखा है, और जिस तरीके से आईना दिखाया है, और जिस तरह से आपने कहा है कि एक बार, इससे ज्यादा सर एक चीज और कहता हूं कि कई बार भारतीय जनता पार्टी का, बड़ी बात कह रहा हूं, आपके चैनल पर बैठ के डेप्शन इकट्ठा होता है, और जब ये जो आया था ना एक मॉडल जिसकी चर्चा आज इटली में हो रही है और पाकिस्तान की संसद में होती है, इसकी चर्चा भारत और उत्तर प्रदेश में बहुत गहनता से हुई है सर। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कि ये जो गोली वाला प्रकरण है ये कम हो, क्रिमिनल को कोई और चीज सोचो। उसके बाद बिल्डोजर के लिए चर्चा हुई, उसके बाद सर ये भी बात हुई है कि ट्रांसफर नीति के लिए क्या चर्चा नहीं हुई होगी सरकार में, लेकिन जिसका मुखिया, जिसका कैप्टन इंतजार बिल्कुल जो है ईमानदार होगा, वहां बात करनी और स्पष्ट नीति पर सवाल उठना बेशक लाजमी हो सकता है, लेकिन आपने क्लियर कर दिया अपनी तरफ से कि आज वहां छूटने। मैं उस बात को आपकी को जोड़ते हुए यही कहूंगा कि वहां देखिए चूक हो सकती है। इतना बड़ा मुझे कहने में, उत्तर प्रदेश अपने आप में देश है, 25 करोड़ प्लस आबादी है, 5वें नंबर की हम दुनिया की आबादी रखते हैं, तो कहीं अगर चूक होती है उसका मुखिया इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन करता है जिसकी चर्चा सर विदेश में भी होती है। तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष क्वेश्चन करे, लेकिन थोड़ा सा अशोक जी एक बार देख लें कि आपके परिवारों में लड़ाई हो जाती थी अगर राम गोपाल जी के ट्रांसफर को मुख्यमंत्री, मैं अखिलेश की बात नहीं कर रहा, मुलायम सिंह जी कैंसिल करने की हिम्मत नहीं रखते थे, वो उनके सम्मान से जुड़ जाता था, लेकिन योगी जी के साथ ये नहीं होता। ये अमिताभ सर ने क्लियर कर दिया, उसके लिए धन्यवाद जी। ठीक बात है अरविंद सिंह जी। एक बात आई मेरे ख्याल से रोहित जी ने कही थी कि साल में एक ही बार तबादले होते हैं। गौरव मुद्दा भेज दो। और मैं इसमें एक स्पष्टीकरण ये देना चाहता हूँ, उसी पर आपकी राय चाहता हूँ। साल में एक बार ट्रांसफर बीएसए, डीआईओएस, इस प्राइमरी मास्टर, लेखपाल, पटवारी इनके हो सकते हैं, लेकिन
आईपीएस, आईएएस और राज्य लोक सेवा पीपीएस हैं, इनके ट्रांसफर तो सालों भर चलते हैं। मूल सिस्टम तो यही लोग चला रहे हैं, नहीं? सचिवों के, मंडलायुक्तों के, जिलाधिकारियों के, पुलिस कप्तानों के, आईजीज के, डीआईजीज के, एडीजीज के, इवन पुलिस अधीक्षक स्तर तक के, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट स्तर तक के तबादले तो साल भर चलते हैं, नहीं? रोज हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि 5 लोग बदले गए, 10 लोग बदले गए, सालों भर चलता है। कभी कभी 20-25 इकट्ठे बदल दिए जाते हैं। अरविंद जी, देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे अध्यापक हो गए, कुछ ऐसा जॉब है, इनका ट्रांसफर तो साल भर नहीं चल सकता है, एक बार ही हो सकता है। लेकिन ये जो प्रशासनिक अधिकारी है और जो लिस्ट बनी है, उसके लिए जिम्मेदार भी कमोवेश प्रशासनिक अधिकारी। देखिए, जब करप्शन होता है तब भी यही प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और जब सरकार कोई बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करती है तो भी यही प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये सरकार के नेतृत्व पे निर्भर करता है कि वो उनसे काम कैसे कराते हैं। ये तबादले रद्द हुए हैं, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उसमें खामी है, और आदर्श स्थिति ये है कि ऐसी व्यवस्था बने कि वो खामियां पैदा करने की नौबत ही ना आए। ये तो आइडियल कंडीशन है। लेकिन जो ईमानदारी है, अच्छा प्रशासन है, ये सतत प्रक्रिया है। आज हमने घर में झाड़ू लगा दिया तो हमेशा के लिए साफ नहीं हो जाए। ये नेतृत्व का कर्तव्य है कि रोज उसका निरीक्षण करे, रोज उसको जांचे और रोज उसको परखे और देखे चीजें ठीक है या नहीं है। मेरे लिए संतोष का विषय ये है, आदरणीय अमिताभ जी, कि आपने कहा, और आप इतने वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं, कि योगी आदित्यनाथ के टेबल से कोई गड़बड़ की फाइल उनके जानकारी में नहीं जा सकती। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए या किसी भी प्रदेश के जनता के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है और संतोष का विषय है। मुझे लगता है और उम्मीद करना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि बाकी सरकारों के तुलना में योगी आदित्यनाथ बहुत बेहतर काम कर रही है। करप्शन और क्राइम को वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, और अशोक यादव जी की पार्टी को भी आगे बढ़कर कम से कम सरकार के जो अच्छे कदम है उसकी तारीफ करना चाहिए। नहीं तो हर चीज का विरोध करेंगे तो जनता आपको गंभीरता से नहीं लेगी। उसको ये लगेगा कि विपक्ष का काम ही है, अच्छा हो तो और बुरा हो तो आलोचना करना है, आलोचना के लिए आलोचना करना। ठीक है अरविंद भाई, मैं रोहित जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं। अरविंद जी ने जो बात कही उसी से जुड़ी। रोहित बाबू, आपके पास आ रहा हूं कि मेरी पीड़ा या मेरी वो क्या है मालूम, मंत्री, मैं ऐसा भी पार्शियलिटी नहीं कर सकता कि सारा ठीकरा ब्यूरोक्रेट के ऊपर ठोक दूं। ना 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 ना, जो अरविंद जी ने कहा वो नहीं कर सकता भाई। मंत्री भी तो दफ्तर में बैठते हैं, और ऐसा मंत्री कोई होता है कि जो ब्यूरोक्रेट से कहते भाई जैसे चाहो वैसे तबादला लिस्ट तैयार कर लो, मैं दस्तखत कर दूंगा। ऐसा तो मंत्री मैंने देखा नहीं जीवन में आज तक 40 साल में। क्या मंत्री तो हर 15 मिनट में टेलीफोन करता है, हाँ जी उसका वो गाजियाबाद वाले का क्या हुआ, मुरादाबाद वाला कहां है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। आज पहली बार थोड़ी सरकार देख रहे मालिक। मेरा सवाल है रोहित अग्रवाल, मंत्रियों को वेल आउट कैसे कर दें। मंत्री व्यवहारिक सच ये है, मंत्री भयंकर रूप से इन्वॉल्व होते हैं तबादलों में, स्वाभाविक है, राजनेता है, स्वाभाविक है। ठीक, तो तबादलों में इलायची की खुशबू आ रही है कि लौंग की, यह भी मंत्रियों को तो पता लगता ही है। हम अचानक से कह दें कि सारा दोष ये अधिक बाबुओं का है और मुख्यमंत्री जी ने बाबुओं को टाइट कर दिया, सारी फाइलें फेंक दी, तो फिर बीच में मंत्री क्या कर रहे थे? ये लूडो खेल रहे थे। रोहित जी, देखिए अमिताभ जी, सरकार को चलाने में 2 व्यवस्थाएं होती हैं, शासन और प्रशासन की, और वो व्यवस्थाएं इसीलिए क्रिएट की गई हैं कि ताकि पूरा सिस्टम करप्ट नहीं होना चाहिए। परंतु ये बात सत्य है कि जो आप कह रहे हैं
कि मंत्री तो एक एक मिनट में फोन करके पूछता था कि गाजियाबाद वाले का क्या हुआ और मुरादनगर वाले का क्या हुआ, और उसके बाद ये भी पूछता था इटावा वाले का क्या हुआ। और वो ये भी पूछते कि वो प्रांत प्रचारक जी का एक नाम था, वो आया कि नहीं आया है, वो जयंत ने 2 नाम बताए थे, वो आए कि नहीं आए, ये भी पूछते हैं फोन करके। चाचा जी वाली लिस्ट में से कितने नाम सेलेक्ट हो रहे हैं और भैया जी वाली लिस्ट में से कितने नाम सेलेक्ट हो रहे हैं, सारी बातें होती थी अमिताभ जी। लेकिन अब व्यवस्था काफी बेहतर हो चुकी है और काफी बदलाव आ चुका है व्यवस्था के अंदर। समस्या ये है कि हम लोग अभी भी उसी पुरानी व्यवस्था में हैं, जो चाचा जी के कार्यालय से लिस्ट आती थी, एक भैया जी के कार्यालय से लिस्ट आती थी। अब अधिकारी यही परेशान रहता था कि हम अपनी लिस्ट को कहाँ पे एडजस्ट करें, चाचा जी और भैया जी ने ही पूरा पेट भर रखा है। तो समस्या ये है कि अब बहुत व्यवस्था बदल चुकी है अमिताभ जी। अब सिस्टम से काम होता है, अब मेरिट पे काम होता है, अब हर चीज को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज व्यवस्था के अंतर्गत कर दिया है। जिसको जरूरत है वो अपना ट्रांसफर के लिए अप्लाई करता है प्रॉपर व्यवस्था के तहत, और उसको कंसिडर किया जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कि भाई आपने अगर लिखा है साहब हम कैंसर के पेशेंट हैं या हमारे पिताजी की ये समस्या है, तो उसको उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी गजब कर रहे हो यार, पूरा प्रदेश थोड़ी कैंसर का पेशेंट है मालिक है, वो 2-4% है साहब, बाकी तो खेल है। ये आप पहली बार देख रहे हो ट्रांसफर, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। अगर वो खेल खत्म ना हुए होते तो मुख्यमंत्री जी तो सरकार का ही हिस्सा है ना भाई, भैया जी तो मुख्यमंत्री ही हुआ करते थे ना, तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं रोका है ना। अगर मंत्री स्वयं, ठीक है मैं मानता हूं एक विभाग के मंत्री ने कंप्लेंट की है, परंतु कहीं ना कहीं 2 विभाग के अधिकारियों ने भी कंप्लेंट की है ना, और कहीं ना कहीं स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उस व्यवस्था को रोका है ना। उन्होंने कहा कि नहीं लिस्ट के अंदर गड़बड़ी दिख रही है भाई, ये काम नहीं चलेगा, व्यवस्था नहीं चलेगी, पूरे इसको शून्य कर दिया जाए इस व्यवस्था को, क्योंकि वहां तो क्या था, हर दूसरे घंटे ट्रांसफर होता था भाई। ठीक है रोहित भाई, रुकना होगा, मैं अशोक जी के पास चलूं, मैं इस बात को फिर स्पष्ट कर दूं सिर्फ, ठीक है। रविंद्र जायसवाल की बाइट आई है, बाकी सारे मंत्री मौन हैं, क्यों? और ये कहना कि मंत्रियों ने विसिल ब्लोअर हैं मंत्री, मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अधिकारी विसिल ब्लोअर हैं, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमको मालूम है कि मंत्री और एक बार रुको भाई, बहुत आगे बात, ये इनमें कोई विसिल ब्लोअर नहीं है, झगड़ा हो रहा है, कोई प्रमुख सचिव रोहित अग्रवाल अभी रुकिए, तो कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी की शिकायत कर रहा है। ठीक, अभी रुकना होगा। मसला ये मेरे लिए नहीं कि 100 साल से चल रहा है धंधा, ये 200 साल से चल रहा है या अकबर के जमाने से चल रहा है, हमें इसमें रुचि नहीं। विषय आज का है तो आज की चर्चा होगी ना मित्र। नारायण दत्त के समय में क्या होता था, गोविंद वल्लभ पंत के समय में क्या होता है, उसका रोना रोएंगे क्या आज तक? ना जी ना। उनके समय में कुछ खराब होता होगा इसीलिए वो लोग नेपथ्य में चले गए। मेरा प्रश्न फिर वहीं खड़ा है, मंत्रियों ने वह पारदर्शिता क्यों नहीं बरती अशोक यादव, या वो उस स्तर के प्रशासनिक अधिकारी जो मंत्रालय को चलाते हैं, 2-4 प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी और जो भी 2 होते होंगे उस स्तर के, मैं बाबू चपरासी टाइपिस्ट की बात ही नहीं कर रहा। जो गंध मुख्यमंत्री के नासिका तक पहुंच गई वो इन लोगों तक क्यों नहीं रही जब ये लिस्ट बना रहे थे? इसका मतलब चर्चाएं होंगी तभी ना मुख्यमंत्री के पास पहुंची। अशोक जी। अमिताभ जी, मैंने इसके पहले भी कहा कि जो चीजें होती हैं वो टॉप टू बॉटम कहीं न कहीं संज्ञान में रहती हैं। अभी अरविंद जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के टेबल पे जो भी चीजें आती है गड़बड़, वो तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। तो आप मुख्यमंत्री जी को और ब्यूरोक्रेसी को कैसे अलग करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री जी कोई अलग कोई संस्था है जिसका ब्यूरोक्रेसी से नहीं मतलब है, जिसका मंत्रियों से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी विभाग में करप्शन हो रहा है और मुख्यमंत्री जी को उसमें क्या हम छोड़ देंगे क्या? भाई चूंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अगर उनका कोई मंत्री करप्शन कर रहा है, उनका कोई अधिकारी करप्शन कर रहा है, तो आप मुख्यमंत्री जी को उसको उसे अलग नहीं कर सकते। बहुत बार होता है ये आंखें बंद करनी पड़ती है अमिताभ जी। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जानते हैं, कभी कभी शीर्ष नेतृत्व को आंखें इससे बंद कर लेना पड़ता है, गांधी जी का बंदर बनना पड़ता है। ठीक है, जो हो रहा होने दो। लेकिन जब मामला कुछ ज्यादा हो जाता है, ज्यादा गंध मचने लगती है, फिर आंख खोलना पड़ता है। वही स्थिति है। विशेष ब्लोअर कोई नहीं बन रहा। जयसवाल जी की बात आप कर रहे हैं, उनके लिए राष्ट्रपति जी ने शेर लिखा है, कोई विसिल ब्लोअर ऐसे नहीं बनता है। हिस्सा का बात है, हिस्सा नहीं मिला होगा, आदमी विसिल ब्लोअर बन जाता है।
तीसरी बात मैं कहूंगा, अभी रोहित जी ने कहा तमाम बातें कही, आप ये बताइए क्या आपने सवाल कहा, आपने बात कही, मंत्री जी पूछ रहे हैं कि क्या गाजियाबाद वाला क्या हुआ, तो ये कह रहे हैं था नहीं है, और पूछा जाएगा। आपने एक चीज और कहा कि जयंत चौधरी जी वाली फाइलिया क्या हुआ, वो जो ट्रांसफर वाली फाइल भेजे थे उनका क्या हुआ, तो मामला चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है भाई, ऐसे ही चल रहा है। जयंत चौधरी जी का फाइल का क्या हुआ, वाले भी कैसे कपड़ा डाल के मंत्री के दरवाजे पे जो है वहाँ पे बैठे हैं, हमने खूब देखा है, हमने खूब देखा है। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो खाली मंत्रियों के चक्कर काटा करते हैं दिन रात, दोनों को दिखाइए, लखनऊ में रहते हैं, आप भी जानते हैं। नहीं तो स्थिति देखिए अशोक जी, तो आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा तो है नहीं कि आपने नेतागिरी छोड़ दी है, आपके पास फाइलें नहीं होती, आपके रिश्तेदारों की फाइलें नहीं होती, या आपके पास नहीं होती, आपको भी पता है व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। अब ऐसे कहने से तो मित्र काम नहीं चलेगा ना, ये कहने से तो काम नहीं चलेगा मित्र की जो है व्यवस्थाएं नहीं बदली हैं, व्यवस्थाएं तो बदल चुकी हैं मित्र, अब काम नहीं होते हैं। देखो ये तो बात सत्य है, यही कहा जाता है, यही लोग बताते हैं कि साहब मंत्री जी क्या गए थे, मंत्री जी की चल नहीं रही है, मंत्री जी की, क्योंकि वो व्यवस्थाएं अब नहीं रही जो व्यवस्थाओं के अंतर्गत काम हुआ करते थे। आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हो अशोक भाई, आप भी नेता हो, आप भी विपक्ष वाले वही हाल आपके और आपके नेता की है, 100 लाठी खाए लेकिन सरकार में जाए, 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखे। गाँव में कहावत है, वो रोहित अग्रवाल की पार्टी पर और रोहित अग्रवाल के नेता पर बात लागू होती है कि 100 लाठी खाए और तमाशा घूस के देखे। तो आप लाठी खाए 100 लाठी खाएंगे लेकिन दलाली करेंगे, 100 लाठी खाएंगे, सरकार में दलाली करना है, सरकार में माल बनाना है, हमारे साथ रहे, हल्दी लग गई, राज्यसभा पहुंच गए, तो हल्दी नहीं लगती, राज्यसभा की हल्दी नहीं लगती, हल्दी जानते हो रोहित भाई, हल्दी गाँव बोलते नहीं की हल्दी लग गई, तो हल्दी नहीं लगती, हमारे मुखिया नहीं चाहते, हल्दी लगा राज्यसभा मित्र ये तो गलत बात है, आपको भी पता है व्यवस्थाएं तो बदली है। अशोक जी दिल पे हाथ रख के बताओ, व्यवस्थाएं बदली है कि नहीं बदली है, व्यवस्थाएं बदली है कि नहीं बदली है, बेहतर हुई है कि नहीं हुई है, अशोक जी तो आपको बताना चाहिए ना। अशोक जी देखिए कम से कम ईमानदारी से प्रदेश आपका भी है, आपको ये कहना चाहिए ना कि हाँ व्यवस्थाओं में बेहतरी है, हम भी बिल्कुल पूरी तरीके से शायद नहीं समाप्त हो गया होगा, परंतु 90% भ्रष्टाचार समाप्त हो चुका है। आज एक व्यवस्था के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, आज ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग नहीं रह गया उत्तर प्रदेश के अंदर मित्र, और ये हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से विपक्ष इस चीज को बता सकता है, क्योंकि हमने तो विपक्ष के लोगों को देखा है ना, विधानसभा का पास ही इसीलिए बनवा विपक्ष के लोग कि मंत्री जी से वहां पे मुलाकात हो पाए, और खुलवा के सुनोगे क्या, नहीं किस तरीके से बैठे होते हैं, अपने नाम भी ले लो भैया, राम गोपाल जी कैसे गए थे रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री के यहाँ एक अपराधी के लिए चिट्ठी लेके, हुआ नहीं, नाम भी सुन लो। अमिताभ जी जब कहते हैं कि भाई संबंध खराब हो जाएगा, खराबी हो जाने तो राम गोपाल जी गए थे ना रात के अंधेरे में मंत्री के दरवाजे पे एक अपराधी कि इस अपराधी को भ्रष्टाचारी नहीं है, तो भाई ये गलत तमाशा देखो, 100 जूता खाते, 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखो भैया, कौन मना कर रहा है, आंखें ना दिखाओ यार, कि राम गोपाल हमारे भरोसे राष्ट्रवा पहुंच गया, नहीं दिखा रहे हो, अरे तुम्हारे पार्टी सिंबल बचा दिया हम लोगों ने यार, क्या बात कर रहे हो रोहित भाई। चौधरी चरण सिंह साहब की पूरा इमारत उठा के फेंकवा दिया मोदी सरकार के मंत्री ने बाहर सड़क पे, वहीं से चले गए, लगभग अपनी क्यों अंतिम मिलाते सांसें हुए, ले रहा ऐसी है, बात ना करो यार, लगभग अपनी कोई अंतिम भाई ऐसी सांसें बातें ले ना रहा करो, है मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह जलील करना किसी को, लेकिन आप जैसे लोग आ जाते हैं तो बोलना पड़ता है यार, क्या करें, समाजवादी कार्यकाल का बचा मुझे इतना मुझे किसी को जलील करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप जैसे प्रवक्ता आ जाते हैं कमेटी वाले, मजबूरी में बोलना पड़ता है यार, क्या करें, सॉरी इसके लिए, सरकार द्वारा सॉरी बोल रहा हूँ मैं भाई, मैं मेरी आदत नहीं है ऐसे लोगों को जलील करना, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, ज्यादा हो जाता है तो बोलना पड़ता है। ये व्यवस्था भी और बेहतर मिलेगी आपको, इस तरीके की व्यवस्था भी और बेहतर मिलेगी, और आपको कोई किसी तरीके से रोकूंगा, दोनों मित्रों को ज्यादा कटुता ठीक नहीं, क्योंकि मौसम ठीक है, अब तो ठंड और अब तो गर्मी जा रही है, उतनी नहीं है, बरसात हो रही है, तो इतना तनाव ठीक नहीं। देवेंद्र प्रमुख जी, मेरा विषय वही, जो काम मुख्यमंत्री जी को अपने दफ्तर में करना पड़ रहा है ऑपरेशन का, वो काम मंत्रियों के मेज पर क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता?
ये प्रश्न तो होना चाहिए ना। नहीं, फाइलें कैसे बन के जा रही हैं? फाइल बन के जाने का मतलब उस फाइल बनाने की प्रक्रिया में नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी पाए हैं, जितने भी वो है लोग हैं, वो सब उसमें सम्मिलित है, तभी ना फाइल बनी होगी। और फाइल मुख्यमंत्री के कार्यालय से निरस्त हुई तो यह परीक्षण मंत्री के स्तर पर क्यों नहीं हो जाए? देवेंद्र प्रमुख जी। अमिताभ सर, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा जी। फिर आता हूं आपको, क्योंकि आपकी तथ्य डिबेट में तथ्य भी लेकर आना पड़ता है। कभी कभार जो है दूसरी डिबेट छोड़ने की जल्दी होती है, क्योंकि आपकी डिबेट छोड़ने की जल्दी नहीं होती है, और थोड़ा सा आनंद आता है जब सत्यता के साथ डिबेट होती है और इतनी शानदार तरीके से होती है। हर चैनल पर तरसते हैं हम जैसे लोग, बहुत डिबेट करते हैं, लेकिन इतनी डिबेट अच्छी हम कर नहीं पाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं सर, जिस तरीके से आपके तथ्यात्मक क्वेश्चन है और तथ्य के साथ उस पर जवाब होना चाहिए। अभी ताजा उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ, सुधार की बात बिल्कुल आपकी बहुत गहनता के साथ है कि सुधार 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में, तो स्पेशली मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा कि सरकार की तरफ से भी प्रयास किया गया और मंत्रियों का भी यहाँ जिक्र हमारे दोनों भाई कर रहे थे, दोनों प्रवक्ता कर रहे थे, हमारे साथी कर रहे थे, रोहित जी भी कर रहे थे और दूसरे अशोक जी भी अच्छी चर्चा करते हैं, वो भी अपनी बात दलीलें दे रहे थे। लेकिन जो बदलाव आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष में सर, वो सबसे पहला यह है कि जो 60,000 की भर्ती हुई है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान का बेटा हूँ, 60,000 उत्तर प्रदेश की भर्ती में कोई पहली सरकार उठाकर देख लीजिए ऐसा किसान का बेटा नहीं जिसने बिगर अपने खेत खलियान या कोई आर्थिक ऐसी संपत्ति बेचे बिगर नौकरी पाई हो। ये पहला उत्तर प्रदेश ऐसा है जो हम 5.5 से 6 लाख नौकरियों की बात करते हैं कि डंके की चोट पर हम बोलते हैं कि सर ये पारदर्शिता है, एक चीज क्लियरिटी के साथ। और ये जो एक और छोटी सी लिस्ट पर चर्चा करेंगे, यूपीएससी बहुत बड़ी जो तैयारी होती है, एक बच्चे का जीवन होता है सर। मैं कहता हूं मुझे डंके की चोट पर आप जैसे पत्रकार के सामने, आप जैसे एंकर के सामने, आप जैसे विशेषज्ञ के सामने बात करने की बिगर तथ्यात्मक कोई नहीं है। एक जाति होती थी वाई 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 समीकरण कर कर, मुझे कहने में कोई नहीं, और मुश्किल से कोई साथी एम वाला आ जाता था, वो होते थे पावरफुल जिनकी टोपियों में दम होता था। आज ये बदलाव है सर। देखिए जरूरत है, आपने बिल्कुल तथ्य से निकालते आपने जड़ से निकाल लिया, अभी और जरूरत है, थोड़ा मौका दीजिए सर। डंके की चोट पर 27 से पहले आपको दावा कर रहा हूं कि आप कहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश सरकार 100 नंबर लेकर जा रही है, और जिस दिन आपकी कलम कह देगी मेरे जैसे प्रवक्ता को संतुष्टि हो जाएगी और मेरी सरकार तक ये बात चली जाएगी कि हमारा काम वास्तव में काम की तरफ बढ़ रहा। और यही सरकार नहीं, ये मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, यही, इससे अगर उन्हें कोई ज्यादा जरूरत किसी चीज की है नहीं। ठीक बात, 2 उदाहरण दूंगा लेकिन लोग समझ जाएंगे बिना नाम के। एक बार प्रदेश में एक बड़ा संस्थान बना एक रिमोट एरिया में। अशोक जी आप भी सुनो, बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर बहुत बुराई भलाई करा दोगे आप लोग। अरविंद जी सुनिएगा, वो बन गया संस्थान, स्थानीय लोगों की जमीनें भी उसमें गई तो बड़ा मुआवजा भी मिला, वो सब सरसब्ज हो गए, गाड़ी फाड़ी ले आए। उन दिनों मारुति चलती थी 800 और सब बंदूक राइफल मारुति ट्रैक्टर सब पूरा झापा हो गया। जब बन गया तो वहां जो मुख्य अधिकारी तैनात किया गया उसको शीर्षस्थ व्यक्ति ने बुलाया और एक लिस्ट दी 300 लोगों की। बोले भाई 300 लोगों की नौकरी लगनी है। क्या, कैसे लगनी है, क्या लगनी है तुम जानो, तुम्हारी नौकरी इसी पर है कि इन 300 की नौकरी लग जाए, जाओ लगा के हमको बताना। वो अधिकारी भी खेला खाया था अशोक जी, क्या वो भी पुराना चावल था। उसने कहा साहब 300 में तो ये समस्या आएगी, दिस होगा डेट होगा, बड़ी समस्या फंस जाएगी, 200 की कर दूंगा, 100 में चुन लूंगा। क्या, डील फाइनल हो गई। बोले जाओ 200 हमारे कर दो, 100 तुम कर लो, जाओ। ये हुआ, ये हुआ। एक उदाहरण और देते हैं कि बदलाव कितना चाहिए। एक विभाग की सूची गई थ्रू प्रॉपर चैनल, देवेंद्र जी, विभाग के जो ब्यूरोक्रेसी का मुखिया था उसने बना के एक लिस्ट भेजी थ्रू प्रॉपर चैनल।
एक समय के मुख्यमंत्री के पास। क्या अरविंद जी, देखिए खेल कैसे होता है। प्रॉपर चैनल में दो बड़ी मेजों से गुजरनी थी फाइल। उन दोनों ने क्या किया, एक ने 30% अपने डाल दिए उसके हटा के, दूसरे ने 30% अपने डाल दिए उसके हटा के। क्या यानी मूल विभाग के 30% बचे, बाकी गए। तो स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री को सामने फाइल आई और उन्होंने कहा ठीक है, अनुमोदित, लिख दिया। मैसेज टाइप हुआ, चला गया कि आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने आपके वार्षिक स्थानांतरण के फाइल को मंजूरी दे दी, संलग्न फाइल को है, कृपया इसको उचित स्तर से आदेश जारी कराएं। अरविंद जी समझिएगा, जब उनने फाइल देखी तो बोले दादा रे दादा, हमारे तो 100 में 30 ही है, 30-60 कहां से आए। अच्छा, वो भी बड़े अक्खर थे। रोहित बाबू समझो कैसे खेल हो जाता है। वो भी बड़े अक्खर थे। उनने अपनी पुरानी लिस्ट की, अशोक जी भाई, वो निकलवाई फोटो का दूसरी कॉपी और एक नए फोल्डर में दबाई और सीधे पहुंच गए मुख्यमंत्री के यहां। बोले कि हुजूर, जो फाइल आपने ओके की है और हमारे जो ये फाइल भेजी थी, इसमें 60% तो नाम दूसरे हैं। तो उन्होंने कहा लाओ वो पुराना कैंसिल, ये नया अनुमोदन मान्य होगा, फिर दस्तखत कर दी। अब नीचे तक सन्नाटा। बोले गुरु, ऐसा भी कर सकता कोई? ये होता रहा है, ये कहानियां नहीं है। कोई भी मुझे व्यक्तिगत फोन करेगा तो मैं नाम सहित बता दूंगा। बाकी सब लोग जान ही जाएंगे, सुनने वाले भी जान जाएंगे। मैं इस बात से संतुष्ट हूं, कोई मुख्यमंत्री ऐसा मुद्दतों बाद दिख रहा है मुझे, जो अपनी सरकार के 8-8 विभागों के वार्षिक तबादलों के इतने मोटे मोटे गट्ठर वाली फाइलों को निरस्त कर दे रहा है। पहली बार दिख रहा है। इससे पहले तो मैं पहले में आज जाना नहीं चाहता, सिर्फ एक संदर्भ दूंगा। आज मैं कतई पूरे बहस में पहले में गए नहीं। उससे पहले तो खुली हुई कलम लेके नेता जाता था। अशोक भाई गलत कहूं तो टोक दीजिएगा। मंत्री अपनी कलम खुद ही खुली हुई लेके जाता था और तुरंत मुख्यमंत्री को पूरा देखने में नहीं दे, ये जा है जहां पे 10 चिड़िया बनाई दो, नहीं चिड़िया में कहते चिड़ैया बनाई दो जहां पे, क्या, और खुद ही हो जाता था जारी। आज ऐसा नहीं हो रहा। ये आधी प्रसन्नता का विषय है, आधी प्रसन्नता का। अरविंद जी, पूरी प्रसन्नता तब होगी जब ऐसी स्थिति ही पैदा नहीं हो। मंत्री लोक व्यवस्था का हिस्सा है, लोक विश्वास का हिस्सा है। फाइल ऐसे बनी कैसे जो रोकनी पड़े? मैं अधिकारियों को दोष नहीं दूंगा, नहीं। मैं क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग सरकारी कामकाज से अब अवगत है, क्या ऐसा संभव है कि मंत्री को नींद की गोली खिला के कोई अधिकारी 500 तबादलों की फाइल टाइप कर देगा? नहीं ना। दैनिक हस्तक्षेप होता है, दैनिक हस्तक्षेप। मैं तो कुछ रोचक उदाहरण भी लेके बता दिए थे कि फलाने जी के नाम आए थे, उनका क्या हुआ, पूछो जरा, बोला प्रमुख सचिव को। बोले यार वहां से आया था, बताया वो, और जयंत जी आए थे, हमको बोले थे, फलाने आए थे, हमको बोले, ओम प्रकाश राज भर 4 नाम भेजे, उसका क्या हुआ? ये सब होता है, सहज बात है। और 4 नाम अखिलेश जी भेज देंगे तो उनको भी एडजस्ट करना होगा। हाँ ठीक है, हमने देखा है। और लोक जीवन बड़ा विचित्र है। एक अद्भुत बात बता के खत्म कर दूंगा देवेंद्र भाई। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, अशोक जी सुन लिया, बड़ा रोचक किस्सा, किसी की आलोचना नहीं, क्या, ये भारत के लोकतंत्र का मिजाज समझने के लिए। तो एक बार मैंने अमर सिंह जी से कहा, भाई मैं समझना चाहता हूं, लोग कहते हैं आप सरकार चलाते हो, कैसे चलाते हो, क्या? तो उन्होंने कहा रात में आ जाओ 11 साढ़े 11 बजे, उसी के बाद चलाता हूं सरकार। अब तो वो स्वर्गवासी हैं, ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को सदगति दे। तो हम बैठे वहां ग्रेटर कैलाश वाले उनके घर पे
अरविंद जी, क्या 5-7 पिए और 10-12 फोन बज, दिन रात भर, मतलब 2:30 बजे तक हम लोग रहे उस समय, फोन ही बजते रहे क्या, और वो सबको निर्देश जारी करें। एक फोन बजा अचानक से, अशोक जी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आनंद देने वाली, एक फोन बजा, सुन लो रोहित, प्रदीप कपूर भी थे उनका काम देखने वालों में, वो तुरंत आए, वो कान में कुछ बोले, उन्हें लाओ फोन हमको दो, बोले जी प्रणाम बाबू जी प्रणाम, तो उनने कुछ कहा, तो उन्हें कलम लिया और कागज पर कुछ लिखा और कहा बाबू जी 10 मिनट दीजिए। तो हमसे बोले कि अग्निहोत्री जी कल्याण सिंह जी का फोन था। तो मैंने कहा कल्याण सिंह जी का फोन आपको? बोले भाई हाँ ठीक है, बोले हम, ये तो उनकी कृपा है कि हमको फोन कर दिए। बोले मान लो नेताजी को बोल देते तो भी तो हो जाता, ये उनकी कृपा कि हमको हम पर वो किया। 10 मिनट में उन्होंने वो काम करा के दोबारा फोन मिला के कल्याण सिंह जी को सूचित किया। ये लोकतंत्र है, ठीक ऐसा होना भी चाहिए, पक्ष हो विपक्ष हो कोई हो, लेकिन ये संस्थागत गड़बड़ियां स्वीकार्य नहीं। मैं फिर कहूंगा, ये तो अच्छा है कि सबसे बड़े दफ्तर की मेज पर सेंसर लगा है, सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए, जितने गड़बड़ घोटाले के कागज जाते हैं वो कूड़ेदान में चले जाते हैं। मान लीजिए ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता, मेरी चिंता वो है। ये पवित्रता, ये शुचिता, ये जिम्मेदारी मंत्रियों तक आनी ही चाहिए। गंगा में खड़े होकर, गंगा जल हाथ में लेकर, चाहे गंगोत्री में खड़े हो जाओ चाहे गंगा सागर में, इससे मुझे फर्क नहीं। और तुलसी का पत्ता गंगा जल हाथ में लेके भी कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं, मैं नहीं मान सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि केवल बाबुओं ने लिस्ट बना दी, नहीं। मंत्री के बिना देखे लिस्ट जा सकती है क्या? उत्तर है कदापि नहीं। कितना भी कमजोर मंत्री हो, कितना भी कुपोषित मंत्री हो, अरविंद जी ऐसा तो संभव नहीं अभी भारत के लोकतंत्र में। और नहीं, अगर मान लो कोई ऐसा कर देगा तो हाथापाई हो जाएगी फिर तो वहीं मंत्रालय में धय तेरे की। धय तेरे की होती रही है। पूर्व का एक किस्सा है, एक आईएएस अधिकारी ने बताया था कि एक मंत्री जी थे, उन्होंने कुछ कहा करने के लिए, उसने कहा मैं इस पर एक बार बात करूंगा मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने कुंडी बंद करके उसका सम्मान समारोह कर दिया गिरा के। वो बोले दिमाग खराब हो गया है, हम कह रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा। बोला गुड्डू बंद कर कुंडी। क्या वो बाहर निकले, असमा चश्मा टूटा, इधर लाल उधर पीले, कमर में लोच। अशोक जी, भारत के लोकतंत्र का एक चेहरा यह भी है क्या, वो घायल अवस्था में निकले अधिकारी, बोले बकलोल है, हम कह रहे हैं कि ऑर्डर निकालो, और कह रहा इस पे चर्चा करनी होगी। बोले हमारे कहने के बाद किससे चर्चा होगी? ऐसा भी हुआ। इसलिए मैं ये नहीं मान सकता कि केवल अधिकारियों ने मिलकर ऐसी सूची तैयार कर दी। देश के सबसे बड़े राज्य के लिए ये बेहद जरूरी है कि जो सरकार का पॉलिटिकल चेहरा होता है, राजनीतिक चेहरा होता है, मंत्रिमंडल जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी अपने सर्वोच्च स्तर जैसी पारदर्शिता हो। ये छोटी बात नहीं है। योगी जी इस बात को जानते होंगे कि जब ये फाइलें निरस्त करूंगा मैं तो इस पर चर्चा होगी। फिर भी उन्होंने ये जोखिम उठाते हुए भी गड़बड़ सूचियों को निरस्त किया। ये साहस बड़ी चीज है, इस साहस की कद्र होनी चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है
पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।